ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें आप देख ही सकते हैं कि 3 चैप्टर है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अच्छा, अब हम आराम आराम से पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है और यहाँ पे हमें एक ऑथर भी दिए हैं जिनका नाम है GN रामचंद्रन। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। यहाँ पे है हमारे चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Unit 3 Cell Structure and Functions. Biology is the study of living organism. ये तो आप जानते हैं कि biology is the study of living organisms. The detailed description of their forms and appearance only brought out their diversity. इसका मतलब क्या है? द डिटेल डिस्क्रिप्शन। जब हम इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर फॉर्म्स एंड अपीयरेंस ऑफ ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। इट इज़ द सेल theory that emphasize the unity underlying this diversity of forms, that is the cellular organization of all life forms. A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapters comprising this unit. Cell theory also created a sense of mystery around living phenomena, that is physiological and behavioral processes. This mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed. In studying and understanding the physiological and behavioral processes, one can take a physiochemical approach and use cell-free system to investigate. This approach enables us to describe the various processes in molecular terms. The approach is established by analysis of living tissues for elements and compounds. It will tell us what types of organic compounds are present in living organisms. In the next stage, one can ask the question, what are these compounds doing inside a cell? मतलब ये जो compounds हमने बोला वो सेल में क्या कर रहे हैं, and in what way they carry out gross physiological processes like digestion, excretion, memory, defense, recognition, etc. ये जो भी सेल है वो हमारे अंदर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन से प्रोसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। लाइक डाइजेशन बोले तो जो जीर्ण क्रिया होते, जो हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, तो अब जो भी प्रोसेस हमारे अंदर होते हैं वो सेल के फिनोमिना से ही होते। मतलब वो कौन सी एलिमेंट ऐसा कारण है कि रीज़न है जो ये डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन ये सब प्रोसेस हमारे अंदर होते हैं, ये हम इस चैप्टर में जान लेंगे। In other words, we answer the question, what is the molecular basis of all physiological process? मतलब जो मॉलिक्यूलर बेसिस है वो क्या है इसमें, ऐसे हम जान सकते हैं। It can also explain the abnormal process that occur during any disease condition. जब हमें डिसीज़ हो जाएंगे, मतलब हमें आराम नहीं होगा, तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस जो सेल है ना, ये एबनॉर्मल प्रोसेस शो करेंगे, इसे हम डिसीज़ बोलते हैं। दिस physiochemical approach to study and understand living organisms is called reductionist biology. जो अब हम फिजिकल केमिकल अप्रोच ये स्टडी हम कर रहे हैं ना, इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं इसको हम क्या कह सकते हैं? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। The concept and techniques of physics and chemistry are applied to understand biology.
ये जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक, जैसे कि हम साइंस लिए तो हमें पता ही होता है, हमें साइंस में फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो मेन लेने ही लेने होते हैं। तो हम मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, हमें सिर्फ बायोलॉजी चाहिए, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री की भी अप्लाइड करनी चाहिए। यहाँ आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आप यहाँ समझ पाएंगे। इन चैप्टर 9 ऑफ दिस यूनिट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज प्रोवाइडेड। बायोमोलिक्यूल्स क्या है वो हम चैप्टर 9 में आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे GN रामचंद्रन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे GN रामचंद्रन के बारे में। यहाँ वो 1922 से 2001 तक थे। ओके, नेक्स्ट GN रामचंद्रन, an outstanding figure in the field of protein structure, was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. His discovery of the triple helical structure of collagen, published in Nature in 1954, and his analysis of the allowed conformations of proteins through the use of the Ramachandran plot rank among the most outstanding contributions in structural biology. He was born on October 8, 1922 in a small town not far from Cochin on the southwestern coast of India. इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। His father was the professor of mathematics. इनके जो फादर है वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे at the local college and thus had considerable influence in शेपिंग रामचंद्रन्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। मतलब रामचंद्रन के जो इंटरेस्ट थे वो अपने पेरेंट्स यानी कि फादर से ही शेप हुआ। नेक्स्ट, आफ्टर completing his school years, Ramachandran graduated in 1942 as the top ranking student in the BSc Honours Physics course of the University of Madras. ये मद्रास में पढ़े। He received a PhD from Cambridge University in 1949. While at Cambridge, Ramachandran met Linus Pauling and was deeply influenced by his publication on models of the alpha helix and beta sheet structure that directed his attention to solve the structure of collagen. He passed away at the age of 78 on April 7, 2001. यहाँ तक आपके इंट्रोडक्शन था, जिसके यूनिट 3 के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की आपके इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम चलेंगे चैप्टर 8 पे। यहाँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। When you look around, you see both living and non-living things. जब आप आपके आसपास देखते हैं, अराउंड देखते हैं, तो आप लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो ज़िंदा है और जो ज़िंदा नहीं है, वो आप देख सकते हैं। You must have wondered and asked yourself, what is that make an organism living, or what is that an inanimate thing does not have which a living thing has. इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जब आप बचपन में हो या जब आपके बड़े होने पे हो, आप जब देखते हो तो लगता है कि ये क्या ऐसी चीज़ है जो लिविंग बनाता है, मतलब जो जीवित है वो किस एक एलिमेंट्स के वजह से जीवित है, और जो मर चुका है, इनएनिमेट मतलब मर चुका है या जिसमें जान नहीं है, तो वो क्या एलिमेंट है जिसके वजह से उसमें जान नहीं है। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि द आंसर टू दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल इज़ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका होगा, जो जिसमें द बेसिक यूनिट सेल है वो लिविंग है, और जिसमें सेल नहीं है वो लिविंग नहीं है।
ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो अपने अंदर सेल को रखता है, उसके अंदर सेल होता है। सम आर composed of a single cell and are called unicellular organisms, while other like us composed of many cells are called multicellular organisms। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंगल सेल भी मिलेगा। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल से भी यहाँ पे लाइफ फॉर्म हो सकती है, उन्हें हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। वैसे ही एक नहीं, एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल से फॉर्म किया हुआ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम और आपके अराउंड जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं। यहाँ तक आपकी इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारे अगले वीडियो पे। और स्टे ट्यून्ड गाइस, सब्सक्राइब कर दो, और आपको जो भी डाउट्स आएंगे ना, मुझे प्लीज़ कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे इंटरेस्ट है, कहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, और जो अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे कमेंट्स के थ्रू। सो प्लीज़ आपको जो भी लगता है मैं किस टॉपिक पे मेरा वीडियो बनाऊँ और कैसे बनाऊँ, कितना बनाऊँ, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट पे बोल सकते हो। ओके, थैंक